जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन की दुकान पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 और आपने थंबनेल में भी देखा होगा। यानी आज की ये क्लास फिजिक्स की मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 2021 के, 2020 के और 2019 के, यानी 22, 21, 20, 19 4 वर्षों के जो पिछले एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में प्रश्न आए थे उनको कवर करेंगे। तो ये महा मैराथन क्लास होने वाली है एक तरह से। तो आपने अगर अभी भी पेन और कॉपी नहीं उठाया तो उठा लीजिए और जो भी क्वेश्चन बताया जाए उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, उससे एक आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकेगी। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते। जैसे एक चीज़ और देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एग्ज़ाम डेट 1/12/2022 टू 13/12/2022। कहने का मतलब 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक आपके एसएससी सीजीएल के 2022 में एग्ज़ाम थे, ठीक। और उसके जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं। इसी प्रकार अगला होगा 21 का, फिर 20 का, फिर 19 का। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, किए गए कार्य की इकाई क्या है, ठीक। तो बार बार हम उसकी चर्चा करते हैं। दो वर्ड आप याद रखो, एक कार्य और एक ऊर्जा, ठीक। इन दोनों की जो इकाई होती है वो होती है जूल, ठीक है ना। कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना, ठीक। साथ ही साथ और भी जो दिए गए, देखो डेसिबल, डेसिबल होता है ध्वनि के, ठीक है ना। इसके पहले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन आपको समझाया था कि जो मनुष्य कानों में साधारण ध्वनि सुनता है वो होती है 80 डेसिबल और 130 से अधिक होने पर वो कान में नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये डेसिबल हो गया ध्वनि का। एम्पियर किसका है? तो एम्पियर आप लोग भली बात जानते हो, ये होता है धारा का मात्रक। आगे जूल, तो इसकी का ऑप्शन हो गया कार्य, और वाट है ये, तो ये हो गया आपका शक्ति का, ठीक। तो जो ऑप्शन सही है वो क्यों सही है, और जो बचे ऑप्शन होते हैं उनकी भी चर्चा करो, उनसे भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर लिखा है त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो अब देखो त्वरण का फार्मूला क्या होता है। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखो रटना नहीं, चीजों को निकालना सीखो आप। वेग का फार्मूला होता है, सॉरी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे एक और सेकेंड दिया गया तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक क्या बन जाएगा आपका? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज, फिर ब्लैंक दिया खाली स्थान, टू टाइम। यानी जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। ध्यान से समझना, यानी चाल यानी v बराबर डी बाई टी। ये फार्मूला पढ़े हैं सब लोग, v बराबर डी बाई टी। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखोगे आप d बराबर आ जाएगा v इंटू टी, यानी d किसके अनुक्रमानुपाती है? अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती बोलो, ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों कहते हैं। तो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल, फिर क्या लिखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके होता है? टाइम के। यानी यहाँ से आप देखो, यहाँ पर टाइम लिखा है, तो ये जो दूरी होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? टाइम के। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी जो दूरी होती है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्या लिखा है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। ध्यान से समझना, क्या कह रहा है? जो जड़त्व होता है उसकी सही पहचान करनी। पहला क्या दिया है? द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल गलत हो गया। द्रव्यमान जितना कम होता है उसका जड़त्व उतना ही कम होता है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा लिखा है भार जितना कम होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। अब देखो भार का ही तो फार्मूला होता है W बराबर mg। तो जब द्रव्यमान कम होने पर उसका जड़त्व कम होता है तो भार में भी वही नियम लगेगा, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा आपसे लिखा द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल सही बात है, यानी जितना आपका m ज्यादा होगा उतना ही उसका जड़त्व ज्यादा होगा। और चौथा भी आपका इसका
लिखा है द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम, नहीं, द्रव्यमान जितना ज्यादा हुआ उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होता है, तो चौथा ऑप्शन भी इसका गलत हो जाए। नेक्स्ट देखिए आप 5वां नंबर लिखा है पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण। अब ध्यान से समझ, कह रहा है पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का, तो ये मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु। मुक्त रूप से गिरने का मतलब यदि कोई हम बॉल को, जैसे छत पे हम लोग खड़े हैं और हाथ में एक बॉल पकड़े हुए हैं, उस बॉल को यदि हम छोड़ दें तो वो मुक्त रूप से नीचे गिरती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति। क्या बोलते हैं? त्वरित गति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक, देखो कुछ क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लिखा है व्हाट डू यू कॉल ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान से समझ, इसका मतलब समझो। लिखा है व्हाट डू यू कॉल, यानी आप क्या कह सकते हो, एक कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज, यानी समान प्रकार के घटक को, दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस। हायर रेजिस्टेंस का मतलब होता है उच्च प्रतिरोध टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी धारा के लिए, करंट के लिए, यानी करंट के लिए या बिजली के लिए जो उच्च प्रतिरोध प्रोवाइड करता है, ऐसे कंपोनेंट घटक को आप क्या कहेंगे? ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं पुअर कंडक्टर। क्या कहते हैं? ध्यान से समझो, जब हाई रेजिस्टेंस लिखा हो तब पुअर कंडक्टर, और यहीं पर अगर हम लोअर रेजिस्टेंस लिख दें तो यहाँ पर आ जाएगा गुड कंडक्टर। फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? डी। तो ये अपोजिट में चलते हैं, जब उच्च प्रतिरोध तब पुअर कंडक्टर, जब निम्न प्रतिरोध तब गुड कंडक्टर। आई होप आप पॉइंट को समझ गए, यानी उच्च प्रतिरोध का मतलब होता है वो चालक कैसा है? पुअर कंडक्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लिखा वेग एक विशेष दिशा में फिर खाली स्थान है, तो वेग जो एक विशेष दिशा में होती है वो क्या होती है? चार। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, साधारण सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर, लिखा है विद्युत धारा फिर खाली स्थान नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखो फिर से वही देखा होगा आपने, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो और इसके पहले जो हमने एमटीएस की सीरीज चलाई थी, दोनों में देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन मात्रक से रिलेटेड जरूर आते हैं। तो कह रहा है विद्युत धारा है ना, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अब देखो जो बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से समझो, जूल किसका मात्रक है? कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है? दूरी या विस्थापन का। तो सभी मात्रक पर ज्यादा फोकस कीजिए, कौन कौन से किसके किसके मात्रक होते हैं उसका बार बार जब आप रिवीजन करोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 9 नंबर, लिखा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? ठीक, तो ये अभिकेंद्र बल होता है। ध्यान से समझो, यदि कोई पिंड किसी के आसपास वृत्तीय पथ में घूम रहा है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के आसपास जो घूमता है वो होता है अभिकेंद्र बल के कारण। किसके कारण? अभिकेंद्र बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, लिखा है विद्युत आवेश की इकाई। तो आवेश को तो सब लोग जानते हैं, कूलाम। क्यू बराबर आई टी, फार्मूला पढ़ा होगा आपने 10th या 12th में। क्यू बराबर आई टी और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब जो बच्चे उनकी भी चर्चा कर लो बार बार। जूल वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक। और कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का, जो भी क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कूलाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, लिखा है किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? ध्यान से समझो, भौतिक राशि के अंकीय मान को, अंकीय का मान का मतलब होता है जैसे 8, 10, 15, 20, ये सब अंकीय मान है। तो अंकीय मान को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण। ये तो एकदम नॉर्मल सा फॉर्म था। ठीक, तो ये 11 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? अब समझो, व्यवसायिक, व्यवसायिक का मतलब जो व्यवसाय में यूज की जाती है, जो ज्यादातर होती है वो होती है किलोवाट घंटा। अब देखो इसकी थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। KWH, ठीक है ना, इसके पहले लेक्चर में आया था जो एमटीएस वाला हमने करवाया था। किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अब देखो गलती क्या होती है, जैसे ही लड़का ये देखा है लास्ट में एच, एच का मतलब घंटा, घंटा का मतलब आवर, वैसे ही वो प्रयास करता है किसको सही करने का? टाइम को, यानी वो सोचता है कि ये समय का मात्रक है, क्योंकि समय का मात्रक सेकेंड, मिनट, घंटा ये सब होते हैं। तो ये घंटा देखकर गलती से एग्जाम में समय का मात्रक मत टिक कर देना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। किलोवाट घंटा पूरा ध्यान देना है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है?
ऊर्जा का मात्रक। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। क्या गलती हो सकती है वो भी ध्यान दो। घंटा देखकर आप समय को सोचोगे लेकिन समय का मात्रक नहीं है। KWH बराबर किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। और इसका अगर आपको मान लिखना हो तो मान भी लिख लीजिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है ना। कभी कभार ये मान भी पूछ दिया जाता है आपसे एग्जाम में कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर। पहले खाली स्थान। समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। यानी समय देखो, अब इसका भाई आपको ढूंढना है, यानी समय ग्राफ अब वस्तु की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है दूरी कहाँ, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला क्या पढ़े हम लोग? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना। तो समय दिया था, चाल दी थी, दूरी अधूरा था, तो दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय से, यानी कहने का मतलब ये दूरी आपकी यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है ना। यानी अब क्या बना मेन पॉइंट आपका? दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है। अब देखो इस टाइप से होते हैं वन लाइनर पॉइंट। अगर हम ऑप्शन पर ध्यान न दें, आप इस पूरी लाइन को पढ़ो तो दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। ठीक इसी हिसाब से वन लाइनर हमने हैंड रिटन नोट्स बनाया, जिसकी चर्चा हम लगभग हर वीडियो में करते हैं। उसमें मैकेनिक्स के 10 से 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसको आप जरूर देखिए। यदि वन लाइनर पॉइंट आपने सभी तैयार कर लिए तो ये आपसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। लिखा है दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी? अब समझो दूरी का मात्रक। अब देखो दूरी का मात्रक ढूंढ के आप तुरंत मीटर ढूंढने लगते हो। ठीक, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये CGL का एग्जाम है, समझ रहे होगे। देखो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वाट। तो वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। किसका मात्रक होता है? शक्ति का। अगला लिखा है जूल। जूल किसका होता है? ऊर्जा का। न्यूटन किसका होता है? बल का। अब अगर आपको बाकी के ऑप्शन पता होंगे कि कौन किसका मात्रक है, तो आपको आंसर नहीं भी पता होगा तब भी आप आसानी से इसका बिग टिक कराओगे। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पर लिखा क्या है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया? दूरी का। न्यूटन बल का होता है, जूल ऊर्जा या कार्य का होता है, वाट शक्ति का होता है। तो बचा तो आपका यही। अब देखो गलती यहाँ पर क्या होती है, कुछ लोग वर्ष देखकर, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताया तो वर्ष देखकर इसमें भी समय करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दिन महीना वर्ष ये सब किसके हैं? समय की मात्रा है। समझ गए ना। तो आप ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पर लिखा है वर्ष, तो यहाँ पर आपको आगे भी ध्यान देना है क्या? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक। और इसका मान कितना होता है वो भी आप लिख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक, तो ये इसका मान होता है। ठीक, तो ये अपने नोटबुक में मान भी कभी कभार पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, कितने के बराबर होता है ये? तो इसका मान होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। लिखा है 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ध्यान से समझो, कह रहा 1811 में प्रस्तावित किस नियम, ध्यान दो हर एक वर्ड पर गौर करो, किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान यानी पहले से अनुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब, दो वर्ड पर ध्यान दो यहाँ पर, ताप व दाब इस समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों को अणुओं की संख्या समान होगी। तो ये था आपका आवोगाद्रो का नियम। ठीक, आवोगाद्रो के नियम में पहले ही है अनुमान लगा लिया गया था क्या कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? अब देखो पहला ही ऑप्शन आपको, पहला जो क्वेश्चन था पूछा गया था त्वरण का मात्रक, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा? ये त्वरण का मात्रक हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। चाल का मात्रक क्या होता है? देखो सभी डिस्कस करेंगे। चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, दूरी का होता है सिर्फ मीटर, और वेग का भी होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग एक ही चीज है, वेग सदिश राशि होती है, चाल अदिश राशि होती है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग along ए सर्कुलर path इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब है द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग along यानी वृत्ताकार पथ, मूविंग along सर्कुलर पथ का मतलब क्या होता है? वृत्ताकार पथ पर चलते हुए कण या पिंड की जो गति है वो किसका एग्जाम्पल है? ध्यान से समझो।
तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो होता है एक्सिलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? त्वरित गति। त्वरित गति को इंग्लिश में कहते हैं एक्सिलरेटेड मोशन, यानी वृत्ताकार पथ में घूमते हुए कण या चलते हुए कण की जो गति होती है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो त्वरित गति का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है यदि Q इक्वल शुद्ध आवेश, T इक्वल समय है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q बराबर IT, ठीक, और इसमें कैपिटल दिया गया तो कैपिटल Q बराबर IT हो जाएगा। अब इसका अगर हम T इधर गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इससे जो I का फार्मूला निकलेगा तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई T। अब ये देखो आपको किस ऑप्शन में दिया गया, यानी I इक्वल Q बाई T, तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, I इक्वल Q बाई T। या कभी कभार घुमा देगा आपसे, ऐसे दे देगा Q बराबर IT, तो दोनों ही एक ही चीज है, दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर लिखा है खाली स्थान इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब आप अच्छे से समझते होंगे। कह रहा है पोजीशन यानी स्थिति, इज ए चेंज यानी स्थिति परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्थिति परिवर्तन को सब लोग जानते हो क्या कहते हैं? गति। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है जी के मान की खोज किसने की थी? कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। ये याद करना पड़ेगा। अब जी का मान जो होता है 6.67 10⁻⁻11, तो ये किसने खोजा था? ये खोजा था कैवेंडिश ने, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जी का मान जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी, उसका मान जो है 6.67 10⁻11, ये किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडिश इनका पूरा नाम है। कैवेंडिश आप ध्यान से रखिए। अगला देखिए 21 नंबर, देखो क्या लिखा हुआ है। पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 1930 में फिर खाली स्थान की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए, तो इसका आंसर कौन सा है? प्रतिकण। ध्यान से समझो, यानी पॉल डिराक नाम के जो ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे, यानी आपसे पूछा जाए कि पॉल डिराक नाम के व्यक्ति या वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटिश के रहने वाले थे। और 1930 ईस्वी में, कब? 1930 ईस्वी में इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसकी? प्रतिकण की। तो ठीक, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर लिखा है सन 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। कब? 1653 में देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है। तो ये वैज्ञानिक थे आपके ब्लेज पास्कल। ठीक, पास्कल किसका मात्रक है? दाब का, ये भी ध्यान देना। तो ब्लेज पास्कल जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और 1653 में इन्होंने क्या बताया था? यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है। ठीक, ये बात किसने बताई थी? ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा हुआ चाल की एसआई इकाई है। ठीक, अब चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए गए किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। तो चाल को तो आप भली बात जानते हो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी। तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल 2022 में आए थे। आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2022 में ये वही क्वेश्चन है जो रियल में आपके एग्जाम में आए थे एसएससी सीजीएल में। ठीक, तो ये थे 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब नीचे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ? एसएससी सीजीएल 2021, यानी अब जो क्वेश्चन चालू होंगे वो 2021 में। नीचे एग्जाम डेट भी लिखी हुई है 11/4/2022 से 21/4/2022, यानी इसके बीच के जो आपके एग्जाम हुए थे उसमें जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे अब चर्चा उनकी होगी, यानी 2021 के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? ठीक, तो अब सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया है क्या? न्यूटन। तो न्यूटन को थोड़ा आप डिटेल में समझो। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए? 3। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूटन ने कितने नियम दिए, तो आपका जवाब आएगा न्यूटन ने 3 नियम दिए। तो जो न्यूटन का पहला नियम था इसको थोड़ा समझो, ये क्या था? न्यूटन ने कहा था पहले नियम में अपने कि यदि कोई वस्तु विराम में है, ध्यान से समझो, यदि कोई वस्तु
विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी बल ना लगाया जाए। इस बात को समझो। जैसे जैसे मान लो एक साइकिल खड़ी है, ठीक, तो यह वस्तु विराम में मानी जा सकती है। अब हम आपसे कहें कि आप इसको चलाओ ना इसमें धक्का मारो, तो क्या ये कभी गति में हो पाएगी बिना बाहरी बल दिए? तो आपका जवाब आएगा नहीं। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गति में है, जैसे साइकिल चल रही है, जब तक हम उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं रुकेगी। अब किसी किसी के मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा, फिर भी रुक जाती है बिना ब्रेक लगाए लेकिन कुछ समय बाद। लेकिन हमने क्या बोला, न्यूटन ने बताया था अपने पहले नियम में, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, और यदि कोई विराम में है तो विराम में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कुछ लोगों को हो सकता है चीजें सुनने में समझ में ना आ रही हो, बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मतलब कहने का, वो साइकिल जो रुकती है वो रुकती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक ऐसा व्यवहार करती कि जैसे इसके गर्भ में एक विशाल चुंबक रखा हो, जिसके कारण वह हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना होता और आप साइकिल को 10 की स्पीड में एक बार चला देते, इमेजिन करो जरा, तो साइकिल कभी भी रुकने वाली नहीं थी जब तक कि बाहरी बल नहीं लगता। तो न्यूटन ने अपने पहले नियम में यही बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक हम बल नहीं लगाएंगे, और यदि गति में है तो गति करती रहेगी। अब जो वस्तुएं रुक जाती हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसी को बाहरी बल कहा गया। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम। अब चर्चा करते हैं दूसरा नियम। तो जो न्यूटन का दूसरा नियम है, ध्यान से सुनो ना, दूसरा नियम, तो न्यूटन ने दूसरे नियम में एक फार्मूला खोजा था, F बराबर m, और इसी को क्या कहते हैं, परिणात्मक, यानी जो आपका क्वेश्चन है न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है, तो इसका आंसर भी आपका कौन सा हो जाएगा, गति का दूसरा नियम। क्योंकि जो न्यूटन ने दिया था ये नियम, इसमें परिणात्मक व्याख्या की गई थी, ठीक है ना, यानी इसमें कुछ ना कुछ परिमाण आता है। परिमाण का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू, तो F बराबर m फार्मूले से निकलता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, और इसको कहते हैं परिणात्मक स्वरूप की व्याख्या। ठीक, तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। लेकिन चर्चा करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम था, ठीक है ना, वो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसकी चर्चा कई बार हम कर चुके हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। इस घटना को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया को नियम, यानी न्यूटन का तीसरा नियम कहो, और चाहे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहो, तो वही न्यूटन के। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया गया क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ये भी न्यूटन ने दिया था। अब ये क्या था उसको भी समझ लो। एफ जी इक्वल क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, एफ जी इक्वल G m1m2/r²। ठीक है ना। अब देखो जो भी हम क्वेश्चन लाते हैं, चाहते तो आपको ये ऑप्शन टिक करके कि इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा और आगे बढ़ जाते हैं। अब तक 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन आप ये समझो कि ये 12, 15, 20 जितने भी हम क्वेश्चन करवाते हैं, क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? आप ये भी तो समझो क्या लिखा हुआ है, एसएससी सीजीएल। इतना आसान नहीं होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही पूछे जा सकते हैं। तो तभी हम ऑप्शन की और उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बनते हैं सभी का डिस्कशन विस्तार से करते हैं। और आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा डिटेल से समझिए, तभी आपकी साइंस अच्छी हो पाएगी। ठीक, रटने से केवल पेपर नहीं निकलते हैं, आप समझिए। तो ये हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। पहला नियम हमने समझा ही दिया है कि क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और यदि कोई गति कर रही तो वह गति में ही रहेगी। ये न्यूटन ने अपने पहले नियम में बताया। तीसरा नियम आप जानते हो, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। आई होप आप चारों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच व्यंजक को व्युत्पन्न करता है। अब देखो कह रहा है निर्वात या वायु में दो स्थिर बिंदु, तो ये दो बिंदु मान लीजिए आप, एक को मान लो ए और एक को मान लो बी। ठीक, जो लोग 12th करके आए होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज्यादातर लोग 12th ही किए होंगे, ठीक है ना, या 10th वाले भी हैं जो, तो उनको थोड़ा समझा दे, और जो 12th में उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये दो बिंदु आवेश मान लिए हमने, एक मान लिया Q1 और एक मान लिया Q2, और बीच की दूरी R। अब इस फिगर को देखकर मन में एक विचार आ रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। क्या कहते हैं, क्या होता है, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
क्या होता है F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसको कहते हैं कूलाम का नियम। यही नियम होता है आपका क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी व्यंजक। इंटर में आप अच्छे से पढ़े होगे, कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नाम दिया था और ये बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, या तो ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई होगी और या तो फिर आपको नाम दिया गया होगा कूलाम का नियम। ठीक, तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। अब देखिए ऑप्शन का कौन कौन से दिए गए हैं। एक दिया गया है लेंज का नियम, एक दिया गया है ओम का नियम, एक दिया गया है गॉस का नियम और एक दिया गया कूलाम का नियम। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा हो जाएगा, कूलाम का नियम। उसकी चर्चा हमने अभी पीछे करके आपको पूरी बताई थी। अब देखो जो और भी इसमें ऑप्शन है उसको भी समझो। लेंज का नियम क्या होता है, ठीक, ये भी 12th में है। लेंज का नियम होता है प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। फैराडे का द्वितीय नियम भी यही है और लेंज का नियम भी यही। तो कभी कभार एग्जाम में आपके पूछा जाता है फैराडे के द्वितीय नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो आप बताओगे फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम कहते हैं। अगला क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप अथवा लंबाई में, किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप अथवा लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसका जो विभवांतर होता है और जो उसमें प्रवाहित धारा है उसका अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है ना। और उसी नियतांक को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध R और इसी से आपका फार्मूला निकलता है V बराबर IR। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं तो फार्मूला क्या लगता है, V बराबर IR। तो ये V बराबर IR किसका नियम है, ओम का नियम। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। फिर से सुन लो, ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप या लंबाई, ये दोनों भौतिक अवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो जो उसमें प्रवाहित धारा है और प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर, जो उनका अनुपात, अनुपात का मतलब बटे यानी V बटे है, वो कैसा होता है, नियतांक। और इसी नियतांक को R कहते हैं, R को प्रतिरोध कहते हैं यानी रेजिस्टेंस। तो V बराबर हो जाएगा IR। ये होता है ओम का नियम, ठीक है। और अगला क्या दिया गया, तीसरा गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या होता है, इंटर में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुनो। क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये जो फार्मूला हमने लिखा है यही होता है आपका गॉस का नियम। ये वैज्ञानिक गॉस थे, इन्होंने अपना नियम दिया था। तो ये हो जाएगा गॉस का नियम, फाई ई बराबर Q बटे ε0। अब ε0 क्या होता है, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान होता है कितना, 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक, तो ये वैल्यू भी आप याद कर लीजिए। ये होता है ε0 और इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। और इसका यदि मात्रक पूछा जाए तो वो भी अपने अगर नोटबुक में लिख रहे हो तो लिख लीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है गॉस की प्रमेय। आई होप आप चारों नियम समझ गए। और कूलाम का नियम क्या होता है इसको भी समझ लो। थ्योरी सही तो ऑप्शन इसका ये है, लेकिन कूलाम का नियम होता क्या है, कूलाम का नियम होता है दो बिंदु आवेश Q1 या Q2 और बीच की दूरी होती है R। तो इसका जो नियम होता है वो ध्यान से सुनो। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ध्यान से समझो, हमने क्या बोला, दो बिंदु आवेशों को, फिर से समझ लीजिए आप, इसको मान लिया आपने Q1, इसको मान लिया Q2, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला। अब देखो दो वर्ड हमने बोले यहाँ पर, कौन कौन से, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ध्यान से समझना, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ये क्यों बोला, देखो आकर्षण कब होता है, जब 1 प्लस 1 माइनस हो। हमने बताया था डिटेल में पिछले वीडियो में। अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तब लगता है आपका प्रतिकर्षण बल। इन दोनों कंडीशन में लगेगा प्रतिकर्षण, यानी समान प्रकार के जब होंगे तो प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तब आकर्षण। तभी दोनों वर्ड जोड़े जाते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। फिर क्या बताया हमने कि बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। एक नियम ये बनता है, कूलाम का नियम आपने 12th में प्रूव किया होगा। और एक होता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक नया कंडीशन बनती है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। और फिजिक्स का रूल होता है, जब भी हम लोग कोई कांस्टेंट हटाते तो उसमें एक वैल्यू आती है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। विद्युत के जितने भी पॉइंट है उसमें यही आता है 1/4πε0 और इसको कहते हैं कूलाम बल नियतांक। तो ये होता है आपका कूलाम का नियम। लेकिन पूछा क्या गया था,
जो आपका क्वेश्चन था उसके अनुसार ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, कूलाम का नियम। आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ रही होगी। जितने लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका ऑप्शन कराया जाए तो आप कमेंट कीजिए कि केवल क्वेश्चन आंसर कराइए, और जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि ऐसे ही हर एक ऑप्शन की चर्चा कीजिए और उसको डिटेल में समझाइए, उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो भी बताइए। तो दोनों लोग जो जैसा समझ में आ रहा हो आप कमेंट कीजिए, उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको लगता है पूरी डिस्कशन किया जाए अच्छे से तो उस हिसाब से वीडियो आएगा। देखो, हमारा वीडियो बनाने का मुद्दा है कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, समझ रहे हो ना बात को। यदि आप लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लग रही है, आप लोगों को बोरिंग नहीं महसूस हो रही है, तो उसी हिसाब से कंटेंट हम अपलोड करेंगे। अगर आप लोग कहोगे सीधे क्वेश्चन उसका ऑप्शन कौन सा सही है वो करवाइए, तो उस हिसाब से वीडियो आएंगे। अगर आप कहोगे ऐसे ही चर्चा कीजिए डिटेल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग नोटबुक बना रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर कमेंट करके बताइएगा, ध्यान करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन में क्या लिख दिया उसने, नहीं है, जल्दबाजी मत करना। प्रकाश उत्सर्जक सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, और शॉर्टकट होता है एलईडी। कभी कभार आपके एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या पूछा है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड, ये याद कर लीजिए। दूसरी चीज कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के लिए निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं। चेक करते हैं। लिखा है इंडियम गैलियम नाइट्राइड, तो इसका तो उपयोग किया जाता है। फिर लिखा है जर्मेनियम, तो इसी का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये आपके हैं अर्धचालक। ये क्या है, अर्धचालक। देखा होगा आपने मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड में पीले रंग की लाइनें बनी होती हैं, तो ये अर्धचालक की होती है। और काय की बनी होती हैं, सिलिकॉन की। ध्यान से समझिए आप, मेमोरी कार्ड जो सिम कार्ड होता है आप पर, उस पर अर्धचालक की परत चढ़ी होती है, और वो किसकी होती है, सिलिकॉन की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि मेमोरी कार्ड पर पहले तो ये पूछेगा कि कैसी धातु होती है, तो वो अर्धचालक। दूसरा पूछेगा कि काय की होती है, तो उसका जवाब होगा सिलिकॉन। और जर्मेनियम यानी जीई, जर्मेनियम और सिलिकॉन आपके दो ही अर्धचालक होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर पूछा गया आपका किसके बारे में, एलईडी के बारे में। तो एलईडी में जर्मेनियम का उपयोग नहीं किया जाता, बाकी चारों का किया जाता है, बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा नंबर लिखा हुआ है, सोना और तांबा फिर खालिस्तान और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। यानी जो सोना और तांबा है वो पीले प्रकाश को छोड़ते हैं, यानी बैंगनी के साथ ऐसा कौन सा कलर है जिसको वो अवशोषित करते हैं, तो वो होता है आपका ब्लू यानी नीला। आप देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, नीला और बैंगनी रंग को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं, कौन, सोना और तांबा। अब देखो इसकी ट्रिक याद रखो, सोना लगभग पीला होता है, पीले कलर का, तांबा भी पीले कलर का थोड़ा थोड़ा होता है, तो जिस रंग के ये हैं उसको छोड़ देंगे। ऐसे ट्रिक बना लीजिए आप, नीला और बैंगनी को अवशोषित कर लेते हैं, तो आसानी से आपको याद बना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पांचवा नंबर लिखा हुआ खाली स्थान पे लिखा विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप में फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। अब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, लिखा कुइपर, गलत हो जाएगा ये। चिनूक, ये भी गलत हो जाएगा। वैन एलन, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वैन एलन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरोरा, ये भी इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, सी नंबर। फिर से ध्यान से समझो, लिखा है विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी जो पृथ्वी को घेरे रखती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वैन एलन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर। पहले ही खाली स्थान फिर कह रहा है बल के परास का घातांक 10 की घात -16 मीटर। ध्यान से समझो, ये लिखा है 10 की घात -16 मीटर। तो ये जो परास होती है वो क्या होता है, तो ये होता है दुर्बल नाभिकीय बल। ध्यान से समझो, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, दुर्बल नाभिकीय बल। परास आपको याद रखना कितना होता है, 10 की घात -16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप बटे त्रिज्या के लिए है, तो कोण बराबर, आपने फार्मूला क्या पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा मैथ में भी और साइंस में भी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोई ऑप्शन है जिसमें कोण लिखा हो, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या, तल कोण। देखो वेग होगा नहीं, रेखीय संवेग होगा नहीं, पृष्ठतना होगा नहीं, इनकी भी चर्चा कर लूं। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ध्यान दो जरा, वेग आपकी सदिश राशि है तो यहाँ आप विस्थापन लोगे
दूरी नहीं। वेग का हो गया। रेखीय संवेग क्या होता है? रेखीय संवेग P बराबर, रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग यानी m इंटू वी। पृष्ठ तनाव को T से लिखते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई यानी F बटे L। ठीक, तो बाकी ऑप्शनों की भी चर्चा होगी, लिखना चाहो फार्मूले लिख लीजिए इसके। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। लिखा है त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक होता है। अब देखो, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस सेकंड स्क्वायर को जब आप ऊपर ले जाओगे तो वो -2 बन जाएगी। कह रहा है कि कैसी घात होती है, तो उसकी -2 हो जाएगी। ठीक, अगर आपको मात्रक याद है तो आप आसानी से ये चीजें निकाल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लिखा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड। अब ध्यान से समझना, लिखा हुआ है व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन। और फिर लिखा है प्रोपेगेशन, इसका मतलब क्या होता है? प्रसार। ठीक है ना। आप साउंड वेव कार्ड यानी ध्वनि तरंगों के, साउंड वेव का मतलब हो गया ध्वनि तरंग के, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन, स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, फोटोनिक्स गलत हो जाएगा, एस्ट्रोफिजिक्स ये भी गलत हो जाएगा, एकॉस्टिक्स बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी, इसको कहते हैं एकॉस्टिक्स। अब एकॉस्टिक को हिंदी में कहते हैं ध्वनि विज्ञान। क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, क्या? यह है आपकी ध्वनि विज्ञान। ठीक, और ऑप्टिक्स तो जानते हो आप, प्रकाश की जिसको कहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, 10 नंबर लिखा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। कार्य मतलब W, दर मतलब T, तो ये किसके बराबर होता है? P के। P बराबर W/T, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? शक्ति के। यदि आपको फार्मूले याद है तो 50% काम आपका उसी से आसान हो जाता है। कार्य करने की दर को बल नहीं कहते हैं, ऊर्जा नहीं कहते हैं, आवेग नहीं कहते। ठीक, क्योंकि दर का मतलब हो जाता है समय का डिवाइडेशन। तो W/T ये किसके बराबर होता है? P के। तो P बराबर W/T। P क्या होता है? शक्ति। शक्ति का ऑप्शन यानी B सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, लिखा त्वरण खाली स्थान के परिवर्तन की दर को कहते हैं। फार्मूला याद कीजिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण वेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या सेट हो जाएगा? वेग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, लिखा है दो क्रमागत सुरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? दो क्रमागत सुरंग, दो क्रमागत, जब दो हो क्रमागत हो सुरंग हो तो उनके बीच की दूरी कहलाती है आपकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। ठीक, तो आप ऑप्शन इसके देखिए, कहीं तरंग दैर्घ्य है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान से समझो, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य, उसको कहते हैं वेवलेंथ। आई होप आप ये 12 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 के, यानी 21 तक के पिछले क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है एसएससी सीजीएल 2020 और एग्ज़ाम डेट अगस्त 13 से 24 2021। ठीक है ना। कहने का मतलब 2022 के और 2021 के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 के फिजिक्स के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर आए थे, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है सबसे बड़ी समस्या। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, हमने आपको पॉइंट लिखाया था पिछले वीडियो में, 1.6 10⁻⁻⁻19 और साथ में मात्रक लिखा था जूल। अब कुछ लोगों को टेंशन हो गई होगी कि यही तो कूलाम होता है। आगे जब कूलाम होता है, मतलब कहने का कुछ लोगों को टेंशन ये हुई होगी कि यही तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यही प्रोटॉन का आवेश होता है, और यही ऊर्जा में कैसे। तो हमारे कहने का मतलब ये समझो, अगर यहाँ पर जूल है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। जूल को हटाकर कूलाम कर दीजिए तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। कब? जब वो निगेटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन का आवेश। यानी मात्रक से आप डिफाइन करोगे कि किसकी वैल्यू दी गई है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ध्यान देना जरा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। और ये जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। अब देखो, यहाँ पर आपको बेवकूफ बनाने के लिए पहला ऑप्शन दिया गया है विभवांतर। तो बहुत से लोग गलती करेंगे, 80 से 90%। जैसे देखेंगे वोल्ट,
समझ रहे हो ना बात को। जैसे वो इधर देखेंगे वोल्ट और इधर देखेंगे विभवांतर की विभव या विभवांतर का मात्रा वोल्ट, फटाफट पहला कर देंगे। अब ये तो गलत होएगा, साथ में माइनस मार्किंग का पड़ोसी का भी नंबर लेके जाएगा, तो ये गलती मत करना। तभी पहला ऑप्शन विभवांतर दिया गया, तो गलती से कभी भी ये मत ध्यान देना। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दें, केवल वोल्ट लिखें तब तो सही है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अच्छे से पॉइंट तैयार करके जाइए। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। कभी कभार पूछता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये भी आप साथ में नोटबुक में नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन वाले पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये घटना होती है संवहन। अब देखो ध्यान से समझो, सारे ऑप्शनों की चर्चा करेंगे। संवहन देखो आपके तीन प्रकार से जो आपका हीट है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। एक तो होता है चालन, एक होता है आपका ये संवहन, और एक होता है विकिरण। ठीक है ना। इन तीनों की चर्चा कर लो आज के बाद, आपको ये टेंशन इस टाइप के क्वेश्चनों की खत्म। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ चालन, तो चालन को कैसे गर्म होते हैं? जैसे आप एक लोहे की राड ले लीजिए, ध्यान से समझना बात। ये लोहे की राड है, ठीक। इसका ये ए सिरा हो गया, ये बी सिरा। अब हमने क्या किया, ये जो ए सिरा है इसको गर्म करना चालू किया। यहाँ पर होगा क्या, थोड़े समय बाद आप गर्म यहाँ कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे बी की तरफ भी गर्माहट इसकी जाएगी, यानी हीट इधर ट्रांसफर होगी। कहने का मतलब जब एक सिरा आप गर्म करो और वो धातु दूसरे, मतलब वो धातु आपस में पूरी कनेक्टेड हो, टच में हो, जैसे आप सरिया का टुकड़ा ले सकते हैं, पेचकस वगैरह ले सकते हैं, आप इनका एक सिरा गर्म करो, दूसरे सिरे में अगर आपने हाथ से पकड़ा हुआ है तो देखा होगा ऑटोमेटिक ये गर्म हो गया। आई होप आप बात समझ के रहे होगे। यानी चालन वह प्रक्रिया होती है, यानी जब कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं और हीट का ट्रांसफर हो जाता है। मेन मुद्दा मतलब ये है। यानी चालन वह घटना है जिसमें हीट का तो ट्रांसफर हो जाता है, यानी आपने यहाँ गर्म करना चालू किया और इधर हीट इसकी जा रही है और कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। संवहन में क्या होता है, कण भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और हीट भी ले जाते हैं। जैसे आप ने कभी पानी तो गर्म किया होगा, सर्दियों में नहाने के लिए लोग करते हैं, तो देखा होगा यदि आप भगोने या पतीली में कहीं भी किसी भी बर्तन में आप पानी को रखें, उसको गर्म करेंगे तो देखेंगे नीचे से एक छोटा सा बुलबुला उठता है, ऊपर आके फूट जाता है। नीचे से एक छोटा सा बुलबुला उठता है, ऊपर आके फूट जाता है। तो ये घटना होती है आपकी संवहन, यानी नीचे से कण ऊपर आके गर्माहट देके चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे कर करके बुलबुले ऐसा दिखाई देते कि ये ऊपर हीट देने आ रहे हैं। यानी नीचे की जो गर्मी है जब वो गर्म हो जाता है वो बुलबुला ऊपर आके कर देता है। तो इस हिसाब से जो आपका पानी गर्म करने की प्रक्रिया है वो है संवहन। क्या है? संवहन। और चालन में आप देखोगे ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है। विकिरण में तो संपर्क ही नहीं होता है कुछ। जैसे सूर्य की जो गर्माहट है पृथ्वी पर आती है, ये विकिरण की घटना है। कहने का मतलब तीनों में अंतर समझो। चालन में कणों का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ हीट का ट्रांसफर। संवहन में हीट का भी ट्रांसफर, कण का भी ट्रांसफर। और विकिरण में कोई माध्यम यानी कोई संपर्क ही नहीं होता है, अलग से हीट मिलती है। जैसे सूर्य की गर्माहट पृथ्वी पर आती है, ना तो कण वहां के यहाँ आ रहे हैं, ना तो हमारा एकदम कनेक्टेड है, ठीक। तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आई होप आप तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। अब समझिए क्वेश्चन। लिखा हुआ निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं? भाई समझो, कह रहा कम सघन पदार्थ ऊपर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये घटना कौन सी हो गई? संवहन। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकिरण हो नहीं सकता, चालन हो नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा। तीसरा लिखा हुआ है निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के बराबर है? अच्छा, रैखिक संवेग क्या होता है? पी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखो ध्यान से समझो, इसको रटा नहीं जा सकता, आप तैयार कीजिए। अच्छा, विमा कह रहा है तो यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है m, और वेग की विमा होती है LT की पावर -1। यानी जो आपके रैखिक संवेग है उसकी विमा तो याद है। अब निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी विमा mLT की पावर -1 आ जाए? वही समान हो जाए। अब देखो सबकी निकाल कर चेक करते हैं। पहला लिखा ऊर्जा,
तो ऊर्जा की विमा होती है ml² T-2। तो ये तो मैच कर नहीं रहा, पहला गलत हो गया। जो ऊर्जा की विमा वही कार्य की, क्योंकि दोनों का मात्रक जूल होता है, यानी ml² T-2। तो ये दोनों पॉइंट तो हो नहीं सकते। आई होप आप दोनों बातें समझ गए होंगे। अब बचा आपका प्रतिबल और आवेग, ध्यान से समझना। अब जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो जब इसको सॉल्व करोगे, प्रतिबल बराबर बल, और बल की विमा होती है ml T⁻⁻1। सॉरी, -1 नहीं है, -2 होता है। बल बटे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर² यानी L²। इस L से ये कट जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा ml⁻⁻1 T⁻²। तो ये भी उससे नहीं मैच कर रहा, तो अब एक ही ऑप्शन बचा आपका, कौन सा? आवेग। तो आवेग सही हो जाएगा। यानी जो आपका संवेग की विमा है ml T⁻⁻1, वही आपकी आवेग की विमा। अब देखो दोनों में अंत में वेग है, तो आप ट्रिक बना लीजिए, संवेग और आवेग की विमा समान होती है, ठीक है ना। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, यानी आवेग और संवेग की विमा समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसका अर्थ समझिए। अब देखो क्या लिखा, विथ व्हाट डू यू डिवाइड, यानी आप किसका डिवाइड करेंगे। थ्रस्ट का मतलब होता है प्रणोद। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? प्रणोद। फिर लिखा इन लिक्विड, यानी तरल पदार्थ में या लिक्विड में, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के लिए, वैल्यू ऑफ प्रेशर यानी दाब या दबाव। यानी उसके कहने का अर्थ है कि दाब का मान या दबाव का मान प्राप्त करने के लिए तरल में प्रणोद को आप किससे भाग देंगे। तो पहला लिखा है एरिया, दूसरा लिखा है मास, तीसरा लिखा है डेंसिटी, और चौथा लिखा है वॉल्यूम। ध्यान से समझना, यानी दबाव का मान प्राप्त करने के लिए तरल में आप प्रणोद से किसका भाग देंगे। तो एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, तो एरिया का ही भाग दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है मास यानी द्रव्यमान, इसका भाग नहीं देते हैं। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, इसका भी भाग नहीं देते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। प्रणोद में हमेशा भाग दिया जाता है क्षेत्रफल का, कब? जब दबाव का मान प्राप्त करना हो किसी तरल में, लिक्विड में। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी इंग्लिश में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो क्या लिखा, एन इलास्टिक वेव। एन इलास्टिक वेव का मतलब हो गया लचकदार तरंग, जनरेटेड मतलब उत्पन्न करती है, बाय एन इम्पल्स। इम्पल्स मतलब होता है आवेग, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। आवेग सच है जैसे अर्थक्वेक मतलब भूकंप, या एन एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। इस कार्ड को क्या कहते हैं, ठीक। तो साउंड वेव, एपिसेंटर, टेक्टोनिक शिफ्ट, डिस्सिस्मो वेव। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। कहने का मतलब एन इलास्टिक वेव एक लचकदार तरंग जनरेटेड उत्पन्न करती है बाय एन इम्पल्स। आवेग सच है जैसे अर्थक्वेक यानी भूकंप, और एन एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्मिक वेव। क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव। इपिक सेंटर गलत हो जाएगा इसका। साउंड वेव हो नहीं सकता। टेक्टोनिक शिफ्ट ये भी गलत, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। अब ध्यान से समझो, यानी एक तरंग के लिए यानी वेव के लिए आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड द्वारा विभाजित जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको हम लोग कहते हैं तरंग वेग, ठीक। यानी तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है? तरंग वेग के। बाकी ऑप्शन नॉर्मल सब पॉइंट आप अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वन ऑफ द मेटल्स ऐसी धातु है या कौन सी एक धातु है यूज्ड इन एलईडी, जिसका एलईडी में उपयोग किया जाता है। एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पिछले वीडियो हमने चर्चा भी की थी। इसको कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक टेक्नोलॉजी। मतलब कहना है का विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो किसका यूज होता है? गैलियम का। तो आप इसको याद करना पड़ेगा कि अर्धचालक टेक्नोलॉजी में यानी जो एलईडी है आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें किसका यूज होता है? तो गैलियम का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को कहते हैं जीमान प्रभाव। ये आपको कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीमान प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9 नंबर, क्या लिखा हुआ है 9 नंबर में? बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? अब ध्यान से समझो। तो आवेग लिखा है, कार्य लिखा है, शक्ति संवेग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार।
मतलब समझो निकला कहाँ है। कह रहा बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित होता है, यानी विस्थापन होता है आपका डी और बल होता है एफ, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो ये होता है कार्य के बराबर। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, W बराबर एफ इंटू एस। तो यस को विस्थापन मान लो चाहे डी को विस्थापन मान लो, तो W बराबर एफ इंटू एस, यानी ये किसका होता है, कार का। आई होप आप ये नए पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ। देखिए 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और ये एक ही समय जमीन पर पहुंचती। तो ये बात बताई थी गैलीलियो ने, ठीक है, याद करना पड़ेगा आपने। गैलीलियो ने सबसे पहले क्या बताया था, यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 11 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है खाली स्थान फिर लिखा है एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं बल। ठीक, ये साधारण से पॉइंट है, इनको डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं, आप एक बार पढ़ते हो तुरंत चीजें समझ में आ जाती होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है वेबर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, यानी वेबर पर सेकेंड कहने का मतलब वेबर बटे सेकेंड, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है विभव के। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो आप ऑप्शन में देखिए कहीं वोल्ट दिया गया है, बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी वेबर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होता है, वोल्ट के, यानी विभव के मात्रा के। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, 13 नंबर, पारसेक खाली स्थान की इकाई है। तो पारसेक दूरी की इकाई होती है, लेकिन दूरी ऑप्शन में नहीं दिया, तो दूरी को क्या कहते हैं, मतलब लंबाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। देखो चीजें आप समझना सीखो, जरूरी नहीं जो आप याद किए हो वही ऑप्शन में आ जाए। जैसे पारसेक दूरी का मात्रक होता है, अब देखो थोड़ा सा इसमें घुमा दिया गया, दूरी कहीं लिखा नहीं, तो आप ये समझो दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं, मीटर मतलब लंबाई। तो समय, चाल, त्वरण, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और कौन सही हो जाएगा, लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, फिर ये इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। लिखा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, यानी इसका क्वथनांक क्या है। लिखा है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सी लेवल, यानी समुद्र तल पर एंड 45 डिग्री लेटीट्यूड ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल, यानी सेल्सियस में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, समुद्र स्तर के मामले में। तो कहने का मतलब इसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सब लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, तो इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और जिस पर जमने लगता है उसको कहते हैं हिमांक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग पॉइंट, एकदम आसान पॉइंट है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 नंबर, लिखा है एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षित करता है, यानी घरों में फ्यूज लगा होता है, सबके घर में लगा होगा। फ्यूज क्या करता है, तो देखो फ्यूज का काम होता है अचानक यदि आपके घर में करंट ज्यादा आ जाए तो फ्यूज उससे रक्षा करता है। आप देखो ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा प्रेरित धारा, प्रवाहित धारा। प्रेरित धारा हो ही नहीं सकता, प्रवाहित धारा डेली करंट आती है, तो डेली थोड़े ना फ्यूज रक्षा करता है। लिखा ऊर्जा ऊर्जा के एक रूप से दूसरे में रूपांतरण, फिर लिखा अतिभारण, ओवरलोडिंग, बिल्कुल सही है। अब किसी किसी के मन में यह आ गया होगा कि इसमें हमने जैसे अभी बोला था कि रोज रोज थोड़ी ना रक्षा करता है। कहने का मतलब जब हम लोगों के घर में करंट आती है तब फ्यूज, साधारण करंट में कोई उसका काम नहीं। लिखा है ओवरलोडिंग, जैसे ही अचानक करंट बढ़ जाएगा तो फ्यूज क्या करता है, वहीं से कट कर देता है ताकि आगे करंट ना जाए और आपके जो भी महंगे महंगे उपकरण हो उन पर हानि ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अतिभारण हिंदी में कहते हैं, यानी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से फ्यूज हमारी रक्षा करता है। ये नहीं भी आप साइंस ज्यादा पढ़े होगे तब भी आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ये डेली यूज वाली चीज है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 16 नंबर, लिखा हुआ निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है। देखो संरक्षी बल की विशेषता क्या होती है कि जो आप कार्य है वो पुनः प्राप्त करने के योग्य होता है, यानी जो भी आपने कार्य किया है उसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बस यही संरक्षी बल होता है। अब आप ऑप्शन पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। लिखा उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्षय होती, क्षय का तो कोई काम है नहीं है क्योंकि संरक्षी बल है यहाँ पर। ठीक, एक फेरे में इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता, बिल्कुल गलत। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, नहीं करता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है, बिल्कुल बात सही। हमने क्या बताया था, संरक्षी बल आ जाए, संरक्षी बल आ जाए तो इसके द्वारा जो भी आप कार्य करोगे उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसके ये योग्य होता है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, लिखा है सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं उपयुक्त वेक्टर। ठीक, साधारण सा पॉइंट, गैर शून्य का मतलब जो शून्य ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
उपयुक्त वेक्टर। ये साधारण से पॉइंट है और एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, समझ सकते हो आप। कुछ क्वेश्चन बहुत हलवा दिए जाते हैं, आप आसानी से कर सकते हो, वो भी कब, जब आप पढ़ के जाओगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। अब क्या लिखा हुआ है पॉइंट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब पढ़ते हैं, ठीक, जब कथन वाले क्वेश्चन आ जाए तो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। लिखा है, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी लंबवत, ध्यान दो जरा, जब भी लंबवत दोलन होगा तो उसको अनुदैर्घ्य तरंग नहीं, उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है ना। जब आपका साइंस का नॉलेज ठीक होगा तभी आप सही गलत वाले कथन कर पाओगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपको गलत वाले भी आने चाहिए कि गलत वाला कौन गलत है और क्यों गलत है। ठीक है, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तो अब देखो नेवी एमआर में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जब लंबवत दोलन करते हैं तब कौन सी तरंग होती है, तो आप याद रखो कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। और जब समांतर करें तब अनुदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बिल्कुल बात सही। अब ये ऑप्शन सही है, आपसे पूछा क्या गया था कौन सा कथन सही है, इसका मतलब आगे के दो और भी गलत होने वाले थे। ध्यान से समझो सही वाला क्यों सही है। ठीक है, किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तीसरा लिखा है, एक तरंग की आवृत्ति प्रति मिनट कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलनों की संख्या। ठीक, ये भी गलत है। और देखते हैं इसका चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के दोलन करते हो तो हम उनको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब देखो उसका उल्टा दिख दिया, ये भी देखो, जब दिशा के साथ करे तो उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य, और जब लंबवत करे तब अनुप्रस्थ। तो पहला और चौथा पॉइंट अपोजिट दिए गए, और इसका ऑप्शन कौन सा, बी लिखा है, जो हमने उधर टिक लगा के बताया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द लोवेस्ट टेम्परेचर, यानी वह न्यूनतम तापमान एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इस कार्ड, यानी वह मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है जिसमें कोई पदार्थ कैचेस फायर इच कार्ड, यानी आग पकड़ लेता है। ठीक, तो वह होता है आपका क्या, इग्निशन टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। आप याद कर लीजिए कि इग्निशन टेम्परेचर वह तापमान होता है जिसमें कोई भी पदार्थ साधारण से यानी आसानी से आग पकड़ लेता है, यानी वो जलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 20 नंबर क्या लिखा हुआ है, समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को सहसंजक बल, और विपरीत प्रकार के अणु हो तो असंजक बल। इसका ऑप्शन तो भी सही हो जाएगा। समान प्रकार के अणु तो सहसंजक, सा और सा से आते हो, समान प्रकार सहसंजक, असमान प्रकार असंजक बल, आसानी से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कूलाम प्रति सेकंड खाली स्थान के बराबर होता है। अब देखो फार्मूला पढ़ा है आपने क्या, Q बराबर IT, और जब इससे I बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q अपान T। Q का मतलब कूलाम, T का मतलब सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर हो गया, धारा के, और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो आसानी से भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपके यदि फार्मूले, मात्रक और कॉन्सेप्ट में पकड़े तो कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे कभी भी छूटेगा नहीं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर इसी में भागा करते हैं। भागते रहोगे जिंदगी भर, आपको सफलता जल्दी नहीं मिलने वाली, और साइंस रटकर नहीं तैयार की जा सकती। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, रटोगे थोड़ा सा घुमा देगा, वहीं फंस जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10 की घात -15 को क्या कहा जाता, तो 10 की घात -15 को कहते हैं फेमटो। आपको ये याद करना पड़ेगा, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, माइक्रो, एंगस्ट्रॉम, फर्मी होता है, पिको होता है, फेरेड्स है ना। तो बहुत सारे मात्रक होते हैं, तो मात्रक चेंज कंडीशन होती है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो फेमटो में होते हैं 10 की घात -15, और फर्मी में भी कितना होता है, 10 की घात -15। दोनों वर्ड आपको एक साथ याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 23, और ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 2020 में सीजीएल में फिजिक्स के इतने ही क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट लिखा हुआ, माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रमन प्रभाव। फिर से समझ लीजिए, यानी माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के कारण परिणाम स्वरूप होता है, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रामन प्रभाव। ठीक, तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन। कमेंट करके आप लोग बताइए इनमें 23 क्वेश्चनों में आपको कितने के आंसर सही सही पता थे। कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे 23 में कितने सही थे। ये समझ लो 23 में जिसके भी 15 प्लस सही थे या 15 क्वेश्चन पढ़े हुए आ रहे थे तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और जो 10 के नीचे हैं समझ लो आप बहुत कठिनाई में हो, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। समझ गए ना बात को। आई होप आप 2020 तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे 2019।
यानी एसएससी सीजीएल 2019 के उन सभी फिजिक्स के प्रश्नों की जो आपके आए हुए थे। एग्ज़ाम डेट क्या लिखा हुआ 3/3/2020 टू 9/3/2020, ठीक है। यानी इस एग्ज़ाम के बीच में जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे उनकी चर्चा इसमें होगी। तो देरी ना करते हुए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या है, इसमें बोला क्या है कि दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी। तो देखो ये क्वेश्चन आया दोगुना वाला, जरूरी नहीं एग्जाम में आपके दो गुना है, कभी 3 गुना कर देगा, कभी 10 गुना कर देगा, तब क्या करोगे। तो रटने से बेटर है जैसे इसमें लिखा है कूलाम का नियम, ये सही हो जाएगा। और दोगुनी करने पर ये हुआ कैसा है 1/4। तो ये वैल्यू निकलती कहाँ से, चर्चा उसकी करते हैं। ध्यान से समझना चीजों को। सबसे पहले आपने कूलाम का नियम क्लास 12th में तो पढ़ा होगा। ये होता है F इक्वल, क्या होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, ये होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और इसका मात्रक होता है न्यूटन। अब ध्यान से समझना, कह रहा आवेशों के बीच की दूरी। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये हमने दो बिंदु आवेश मान लिए, इसको मान लिया Q1 और इसको मान लिया Q2 और इसके बीच की दूरी मान ली R। ठीक, अब इसमें देखो कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी जब हम लोग उसकी निर्भरता वाले कार्य करते हैं, यानी कब वो प्रोपोर्शनल है कब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ उस वैल्यू को लेते हैं जिसकी उसमें चर्चा की जा रही हो। अब कह रहा दो विद्युत आवेशों की जो बीच की दूरी है वो दोगुनी, और बीच की दूरी आपने यहाँ पर क्या मानी हुई है R। तो हम लोग सिर्फ F और R की तुलना करेंगे, बाकी Q1 Q2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कोई मतलब नहीं रखेंगे, तभी इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मतलब कहने का इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। अब ध्यान से समझना बात को, दूरी आपकी कितनी की गई है, दोगुनी। कहने का मतलब ये है कि अब जब यहाँ पर रखोगे R की जगह पर 2R, तो F प्रोपोर्शनल 1/, यहाँ क्या रख दोगे 2R, क्यों, क्योंकि दूरी का स्क्वायर किया गया है। तब ये आ जाएगा F प्रोपोर्शनल 1/, इस 2 का जब वर्ग करोगे 4 हो जाएगा और R स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, ये जो 1/R स्क्वायर आया ये तो आपका पहले भी था फार्मूले में। अब यहाँ पर देखो गौर से, एक नई वैल्यू आपको क्या मिली 1/R, सॉरी 1/4, इतना देखो जिसमें हमने येलो कलर से मार्क किया हुआ है। तो 1/4 और 1/4 का मतलब ही होता है 1/4। क्या होता है 1/4। आई होप आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जब बीच की दूरी को दोगुना करेगा तो 1/4 आ जाएगा। हो सकता है आपसे कह दे कि बीच की दूरी 3 गुना कर दो, समझो ध्यान से। तो फार्मूला क्या होता है F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, 3 गुना करेगा तो F प्रोपोर्शनल 1/3R का स्क्वायर करोगे, तो ये 1/3 का जब वर्ग करोगे 1/9 आ जाएगा। तो ये था 1/4, ये हो जाएगा 1/9 गुना। कभी कभार क्या करता है बीच की दूरी को आधा कर देता है। अब ध्यान से समझो, F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, फार्मूला यही लगेगा। ठीक, अब जब बीच की दूरी कर दे आधी, बीच की दूरी कैसी कर दे आधी, यानी R की जगह पर रखोगे R/2। अब ध्यान से समझना, तो F प्रोपोर्शनल 1/, यहाँ R/2 का स्क्वायर कर दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/R स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ये वाला 4 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो जब ये 4 ऊपर आ जाएगा तो F प्रोपोर्शनली हो जाएगा 4 और 1/R स्क्वायर। कहने का मतलब इस स्थिति में बल आपका हो जाएगा 4 गुना। समझ गए ना, क्योंकि नीचे वाला 4 ऊपर चला गया तो F के प्रोपोर्शनल में 4 आ गया तो बल कितने गुना हो जाएगा 4 गुना। तो ये होता है कूलाम का नियम, जैसे जैसे दूरी बदलते जाएगा वैसे वैसे इसका बल भी बदलता जाता है। ठीक, तो जो ये आपका क्वेश्चन था उसमें कह रहा था बीच की दूरी दोगुनी की गई है और कह रहा है 1/4 हो जाता है, यानी क्वेश्चन आंसर सब कुछ उसमें दिया। कह रहा है ये नियम कौन सा है, तो ये होता है कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम को ही हम लोग कहते हैं F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए हो तो यदि वीडियो को लाइक ना किया हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर लिखा हुआ है उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी
और कह रहा 1932 की खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो है आपके जेम्स चैडविक, सब लोग जानते हो। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और बताया था रदरफोर्ड ने। कंफ्यूजन नहीं रखना, इसके पहले के लेक्चर में हमने दोनों की डिटेल से चर्चा की है। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर लिखा है एक अश्व शक्ति बराबर लगभग होता है। तो हमने बताया था एक हॉर्स पावर, अश्व शक्ति का मतलब हॉर्स पावर ये होता है 746 वाट। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 746 देखिए ऑप्शन में है कहीं 746। अब देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन दिया गया है, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले याद कर लो। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा नंबर लिखा है खालिस्तान, लिखा विस्तार कामा गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। यानी कौन सा विस्तार है, तो ये तापीय विस्तार होता है, ठीक। तापीय विस्तार के कारण जितने भी आपकी चालक या धातुएं होती हैं उनका प्रसार होता है। देखा होगा रेलवे लाइन का जब ट्रैक बिछाया जाता है तो रेलवे की पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। वो गैप क्यों छोड़ दिया जाता है, ताकि गर्मियों में लोहे का प्रसार होगा तो वो जो खाली गैप है वो लोहे के बढ़ने के कारण यानी प्रसार होने के कारण वहां पर सही से सेट हो जाएगा। अगर रेल की पटरी के बीच में गैप ना छोड़ा जाए तो गर्मियों में तो उसका प्रसार होगा, सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गर्मियों में प्रसार होगा जिससे वह पटरी टेढ़ी हो जाएगी और ट्रेन पलटने का खतरा हो सकता है और बहुत कुछ इससे नुकसान भी हो सकता है। तो रेल पटरी के बीच में जो स्थान छोड़ा जाता है वो इसी वजह से, ताकि गर्मियों में लोहे का प्रसार होगा तो खाली स्थान भर जाए, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन तो ये होता है आपका तापीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा है जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है। ओम का नियम जानते हो, V बराबर आई है। तो इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये थे जर्मनी के रहने वाले। कैसे याद करोगे, जॉर्ज जर्मनी, आप देखो सब कुछ उसी में निकाल सकते हो आप। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम है, तो जॉर्ज जर्मनी, मिलते जुलते लग रहे, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर लिखा है उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त होता है, ठीक। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। लिखा हिम विवाह, धुंधलेपन की स्थिति, ढोलीय विरूपण, ब्रिलोइन प्रकीर्णन, ठीक। तो इनमें से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हिम विवाह। यानी हिम विवाह के कारण जो ये हिम विवाह घटना होती है आपकी, इसके कारण जो सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लिखा है भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित प्राप्त होता है, ठीक। तो इसको कहते हैं जीमैन प्रभाव। इसके पहले वाले पेपर में ये आया था। जीमैन प्रभाव इंपॉर्टेंट है, आपको दो बार मिल चुका है, ठीक। तो होता क्या समझो, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है, यानी ये एक परिघटना है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है, इसको कहते हैं जीमैन प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8 लिखा हुआ है भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप, यानी ताप समान है, वर्ड जो इंपॉर्टेंट मिलता है बस वहीं पर आप मेन पॉइंट लगाइए, और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक। तो ये है आपका आवोगाद्रो नियम, ध्यान से समझ लो, ठीक। अभी ऑप्शन और भी आगे दिए होंगे। ये होता कौन सा है, आवोगाद्रो नियम। कह रहा है भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप, टेम्परेचर समान रहेगा, और ताप और दाब दोनों समान की स्थिति में सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी हर एक जगह कॉमन वर्ड मिल रहा है आपको, समान ताप, समान दाब, समान आयतन, समान अणुओं की संख्या। तो यह है आपका आवोगाद्रो नियम। ओम का नियम नहीं होगा। आगे भी जो 2 ऑप्शन दिए उनको भी देख लेते हैं। अगला लिखा है बॉयल का नियम, यह भी नहीं होगा। चार्ल्स का नियम, यह भी नहीं होगा, ठीक। तो समान ताप, समान दाब, समान आयतन, समान अणुओं की संख्या, ये होता है आवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट लिखिए 9 नंबर एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके 2 दर्पणों के द्वारा कुल कितनी छवियां यानी कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखो इसका फार्मूला याद रखो, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360/थीटा, ठीक। यदि आप इनका डिवाइड करोगे और वो एक ऑड नंबर आ रहा है यानी विषम संख्या, तो इसका वही आंसर होता है। अगर सम संख्या आ रही तो उसमें एक कम कर देते हैं, ठीक। जैसा कि मतलब इस प्रश्न में लिखा है n बराबर
ऊपर 360 रहेगा, एंगल कितना दिया है 120, 120 से जब 360 काटोगे कितना आ जाएगा 3। अब 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या, तो इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। फार्मूला याद रखो, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 थीटा। थीटा को जब डिवाइड करोगे, अगर वो एक विषम संख्या आ रही तो फिर आंसर वही, अगर सम संख्या आ रही तो फिर उसमें एक और कम कर दीजिए, यानी 1 घटा देंगे। जब सम हो, विषम हो तो कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, क्योंकि जब 120 का 360 में भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। फार्मूला याद रखो, एंगल चेंज भी कर सकता है, तो आसानी से आप कोई भी ऑप्शन सही कर पाओगे, जो भी उसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखिए 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा हुआ है, ताप मापी यानी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारे के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यानी थर्मामीटर देखा होगा, जब हम लोगों को फीवर वगैरह होता है तो जो कांच वाला थर्मामीटर होता है, जो पेन जैसा होता है, उसमें वो लगा होता है पारा। यानी कह रहे हैं पारा की जगह पर और कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम लोग उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं गैलिंगस्टन, ठीक है ना। यदि पारा नहीं होगा तो गैलिंगस्टन से भी काम चल जाएगा। ब्रोमीन, आर्सेनिक, सेलेनियम ये काम नहीं करेंगे। यानी पारा अगर नहीं है उसके अंदर तो पारा की जगह पर गैलिंगस्टन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है। यानी ऐसा कौन से इसमें चीज है जिसका गलनांक अल्पतम होता है, यानी जल्दी गल जाता है, तो वो होता है आपका टिन। ठीक, साधारण सा पॉइंट है, याद कर लीजिए। अगला लिखा हुआ है 12 नंबर, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2.0 डी है। यहाँ डी का क्या अर्थ है, तो देखो लेंस की प्रकाशीय शक्ति, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, और ये 2.0 में यहाँ पर डी क्या है आपका, ये है आपका डायोप्टर। यानी कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, वो भी एसएससी सीजीएल 2019 में। यानी डी का कह रहा है क्या मतलब है, तो आप आसानी से बता पाओगे। डी का मतलब है डायोप्टर, जो कि प्रकाश की शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 13 नंबर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम होता है। ठीक, तो इसका होता है कनाडा बाल्सम। ये आप याद कर लीजिए, कनाडा बाल्सम का जो अपवर्तक सूचकांक है वो क्राउन ग्लास के करीब करीब होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। ठीक, इनका जो मान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है, तो पारा रोधक नहीं होता है, बाकी ये सब आपके रोधक है। ठीक, रोधक मतलब रोकने वाले, तो पारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पढ़ो ध्यान से। असत्य सत्य वाले वही कर पाएगा जिसको नॉलेज थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, तो बिल्कुल बात सही है। क्यों, देखा होगा मटके में हम लोग पानी रखते हैं गर्मियों में तो वो ठंडा बना रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, बिल्कुल बात सही। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये आपका 9th या 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये भी सही है। पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण, यानी जो पीतल होता है उसमें 30% जस्ता और 70% तांबा होता है, ये भी सही। अब 3 शुरू के सही हो चुके हैं, तो आप समझ जाओगे चौथा ऑप्शन गलत है। पढ़ लीजिए इसको भी, क्या लिखा हुआ है, दाब की मापनीय इकाई को मीटर में। अरे भैया, दाब का मात्रक मीटर नहीं होता, ये लंबाई का मात्रक होता है। दाब का एक तो पास्कल होता है, और दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से निकालोगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और ये कह रहा है दाब का जो इकाई है यानी मात्रक वो मीटर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 343 मीटर पर सेकेंड, या कभी कभार ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा, 332 दिया जाएगा, तो 332 मीटर पर सेकेंड कर दोगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो 220 कर नहीं सकते, 222 भी, 232 भी नहीं कर सकते, 110 बहुत कम हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट किसके करीब करीब है 343 के, तो 343 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है 2019 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग के आधार पर प्रदान की जाती है, यानी किसके आधार पर, तो ये हो गई विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर प्रदान की जाती क्या, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के मूल्यांकन यानी रेटिंग जो है उसको विद्युत धारा के हिसाब से की जाती है। तो आई होप आप ये 17 पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये मैराथन क्लास कैसी लगी, क्या इसी प्रकार और मैराथन क्लास लाई जाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिए। इसी प्रकार की और भी मैराथन क्लास है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।